आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है सिक्योरिटी के बारे में, जो इंडिया सिक्योरिटी को लेके एक नया स्कीम लाया है जिसको बोलते हैं प्रारूप रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब क्या है, निर्यात को हम लोग प्रोत्साहन देने वाली नीति ला रहे हैं और रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो पहला दो काम है इसमें, देखो एक तो उत्पादन, रक्षा उत्पाद। पहला तो ये समझो कि रक्षा उत्पाद है क्या, तब हम ये समझ सकते हैं कि रक्षा का उत्पादन, रक्षा क्षेत्र जो है उसका क्या उत्पादन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्या चीज़ का उत्पादन करेंगे। फिर जो है निर्यात क्या होता है, और फिर हम बताएंगे कि निर्यात मतलब क्या, सिंपल एक देश से दूसरे देश को सामान बेचना ही निर्यात कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अब अपना देश क्योंकि जो है भारत ने एक आत्मनिर्भरता की एक मुहिम चलाई है, उसके तहत जो है सरकार जो है कदम उठा रही है इस तरह। तो देखो, इस नीति के साथ प्रारंभ की गई अन्य पहले क्या है। ठीक है, नौसेना नवोन्मेष एवं स्वदेशीकरण संगठन, मतलब नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नियो, NIIO नियो कोई पूछेगा तो नियो क्या है। नियो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेषण, इनोवेशन करने के लिए और स्वदेशीकरण को प्रेरित करता है। एक तो इनोवेटिव माइंड्स, इनोवेटिव थॉट्स को प्रेरित करता है। दूसरा इंडिजिनाइजेशन, जो मतलब जो है देश के स्वदेशीकरण को प्रेरित करने वाले दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योगों के साथ परस्पर संवाद हेतु अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, देखो अब जो है इस अवसर पर भारतीय सेना नौसेना के स्वदेशीकरण परिप्रेक्ष्य योजनाओं के स्वावलंबन नामक एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। इसका स्वावलंबन नामक एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। ठीक है, हम लोग नया टॉपिक है सृजन जो है ये एक स्वदेशीकरण पर लक्षित एक पोर्टल है। स्वदेशीकरण मतलब जो ये लिखा है ना, इंडाइजेशन नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। इंडिजिनेशन जो भी है, मतलब इंडिजिनस होता है ना, उसको थोड़ा मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। इंडिजिनस जिसको बोलते हैं ना, वही है। इंडिजिनस के आगे से वो सन लगा दिया। ठीक है, तो वही है। ठीक है, स्वदेशीकरण पर लक्षित एक पोर्टल है जिसका विकास जो है किसने, कौन करेगा भाई, इसका विकास ओबियसली जो है सृजन पुरुष जो होते हैं ना, वो डिफेंस वाले में होते हैं, है ना, है कि एकदम सृजन होते हैं वो लोग, सज्जन पुरुष होते हैं। उनको कुछ भी बोलेगा तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। रक्षा विभाग के आदमी बहुत बढ़िया होते हैं, फौजी सब जैसे ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा किया गया है। और यह क्या है कि यह एक वन स्टॉप शॉप है ये, और ये ऑनलाइन पोर्टल है तथा ये क्या करता है ना, वेंडर्स को इस संबंध में सूचना दिलाता है कि भारत किन चीज़ों का या किन सामानों का भी स्वदेशीकरण करने वाला किया जा सकता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए है। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली ऐसी 3,000 विशिष्ट वस्तुएं हैं जो इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। सोचो, अब ये सुर्खियों में क्यों है भाई, ये जो मैकेनिज्म जो है ये क्यों सुर्खियों में है। ठीक है, इसके लिए कुछ जैसे डाटा है वो मैं आपको दिखा दूं। पहले इसको एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन 2020 नीति प्रारूप प्रस्तुत किया है। इसका लक्ष्य भारत के रक्षा उत्पादन को आगामी 5 वर्षों में क्या करना है, 2x, 2 गुना। हर चीज को हम लोग 2 ही गुना करते हैं, बात ध्यान रखना ना, 4 गुना वाला कुछ नहीं। किसानों की आय करनी है 2 गुना, रक्षा उत्पादन को करना है 2 गुना। भाई 2 गुना तो करो पहले, फिर 5 गुना करना, फिर 10 गुना करना बाद का बात। तो क्योंकि इससे बेइज्जती हो जाता है अगर 2 गुना, सिंपल ही बात है ये तो, है ना। 1 गुना करने का तो मतलब वही हो जाएगा, है ना। तो सामान्य तो तुमको मिलेगा कि यार 2 गुना दे देना, 2 गुना वाला जो है नॉर्मल साइकोलॉजी कहता है कि 2 गुना पहले ज़्यादा सही है। ठीक है, तो भारत में रक्षा उत्पादन की वर्तमान स्थितियाँ क्या है। देखो, 2015-19 के दौरान भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश है। मतलब जो है पूरे जो विश्व में है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ना, कितने 12% के आसपास जो है ना, विश्व का टोटल 12% जितने आर्म आयात होते हैं ना, उसका 12% जो है सऊदी अरब करता है। मतलब पहले नंबर पर सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर ईरान, ये इंडिया है। ठीक है,
ठीक है, जैसे कि ये एक सिंपल ले लो कि जैसे कि ये है ना, जैसे कि टॉप 6 इम्पोर्ट आर्म इम्पोर्ट जो है कि इम्पोर्टर इसके नाम दिए मैं, ठीक है। अब ठीक है ना, टॉप 6 जो है आर्म इम्पोर्टर का देश का नाम दिया है। परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड 2014-18 का बात किया है कि देखो 12% के आसपास जो है ना सऊदी अरब जो है ये टोटल आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है, इंपोर्ट का बात है, एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी कहीं एक्सपोर्ट बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब कौन जो देश है सबसे ज्यादा हथियार अपने देश में आयात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा आयात कर रहा है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरबिया बहुत ज्यादा, मतलब 12%, जितना विश्व के लोग, मतलब विश्व के लोग का 12% तो सऊदी अरब हथियार खरीद लेता, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो इंडिया है, वो 9.5 है। तीसरा नंबर इजिप्ट, सिर्फ देखो कितना सीधा 5 पे आ गया ना, मतलब इंडिया और ये लोग अलग ही लेवल पे चल रहे हैं क्या। इंडिया इजिप्ट जो है 5.1% जो है वो टोटल वर्ल्ड का 5.1% इजिप्ट करता है। तो पहले पे सऊदी अरेबिया है, फिर इंडिया है, फिर इजिप्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर अल्जीरिया है, और फिर चाइना है, ठीक है। साई होता है ना, साई SAI, तो सऊदी अरेबिया, ये इराक, और फिर EAAC यानी ये तुम्हारा अल्जीरिया नहीं इजिप्ट, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया और चाइना। सोचो चाइना कितना पीछे है हम लोग से, पीछे मीन्स कि आयात करने में पीछे है, इसे कोई अच्छा बात नहीं है, बहुत बुरा बात है कि चाइना इतना कम आयात कर रहा है और हम लोग कितना ज़्यादा आयात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अब वर्ष 2015-19 में पहले बता दिया, 15-19 में जो है भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश है। रूस जो है सबसे बड़ा उसका आपूर्ति करता था। यार वो वाला फोटो बता देते, उसमें रूस का दिया था। देखो ये फिर से उसको लेके आ गए। देखो इसमें लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिया कौन है जो भारत को इतना ज़्यादा ये कर रहा है, मतलब जो सप्लाई कर रहा है हथियार जो है ना जो, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट सप्लायर कौन है, रशिया। 58% हम लोग हथियार जो रशिया से खरीद रहे हैं, फिर 15% हम लोग इजराइल से खरीद रहे हैं, फिर 12% हम लोग US से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल सप्लायर के संबंध में हो गया कि भाई देखो रशिया से हम लोग 58% और इजराइल से हम लोग 15% और US से हम लोग 12% जो है हथियार खरीदते हैं। ये सोर्स जो है सिपरी से लिया गया, देखो सिपरी SIPR, ये जो है बेस्ट डाटा कह रहा था कि बेस्ट डाटा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो पता चला कि रूस जो है हमारा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, कितना 58%, और 15% हम लोग इजराइल से लेते हैं, और जो कितना 12% जो है हम लोग US से माल खरीदते हैं, मतलब जो है हथियार खरीदते हैं, शस्त्र खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के शस्त्र जिनसे हम लोग आयात करते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं, वो देश है। अभी हम लोग उस देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनको हम अपना हथियार बेचते हैं, मतलब हम अपना हथियार, मतलब वो नहीं हथियार समझो, मतलब हम अपना हथियार मीन्स की जो सरकार जो है वो बंदूकें ये सब बेच रही है, हम अपना हथियार थोड़ी किसी को छोड़ बेचते हैं कि वो तो स्पेशल लोगों के लिए है कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलते देखो, हाँ, यद्यपि भारतीय शस्त्र बाजार में रूस का हिस्सा 72% से कम होकर 58% रह गया, पहले 72% था। सोचो, ऐसा अनुमान है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आगामी 5 वर्षों में रक्षा उपकरणों की खरीद पर लगभग 130 बिलियन जो है क्या किया जाना है, 120 बिलियन डॉलर का व्यय किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में 130 बिलियन जो है हम लोग इस पे रक्षा उपकरणों की खरीद पर 130 बिलियन डॉलर को खरीद सकते हैं। तो ये कुल रक्षा खरीद पर घरेलू खरीद का हिस्सा लगभग 60% है, जिसमें घरेलू हम लोग को अंदर अपने देश के अंदर से खरीदना है वो 60%। क्या बात है, मजा आ गया यार। 50% रहेगा तो मजा नहीं आएगा। सोचो तुम 50% कर दोगे ना तो 50% में ऐसा लगेगा कि हम उनको उतनी तवज्जो दे रहे हैं जितनी अपने देश को दे रहे हैं। तो ये गलत चीज है, समझो। अपने देश को ज्यादा तवज्जो दो, समझे, अपने देश को ज्यादा तवज्जो दो। तो ये लो 60 कर दिए, ठीक है। भारत जो है, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो भारत के रक्षा उद्योग का आकार 80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 63,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी
लगातार बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, कितने हो गए? 17,000 करोड़। तो रक्षा निर्यात पे हम लोग बात करते हैं। रक्षा निर्यात तो 2018-19 में कितना है? 10,745 करोड़ रुपए था 19-20 में, जबकि यह वर्ष 2016-17 में ये कितना था? इसमें 700% से अधिक की वृद्धि हुई है। सोचो, भारत 40 से अधिक देशों को शस्त्र व अन्य सामरिक सामग्री निर्यात करता है। मतलब जो है शस्त्र के साथ कुछ और सामग्रियां भी सरकार अपना देश जो है निर्यात करता है। रक्षा उद्योग को 8,000 से अधिक एमएसएमई के सुदृढ़ आधार को समर्थन प्राप्त है। 8,000 से अधिक एमएसएमई के सुदृढ़ आधार का सोचो, 8,000 से एमएसएमई को इसने मतलब जो है कि एमएसएमई लगा हुआ है इसमें, है ना? क्या बात है, मतलब मजा आ गया कसम से सुन के। जो रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ता एवं व्यावसायिकता प्रदान करता है। क्या बात है, मजा आ गया कसम से। अब एक बार वो डिस्कस कर लेंगे कि भारत जो है किन किन को 40 से बोला ना, 40 से अधिक जो है शस्त्र उपलब्ध करता है। उन देशों को देख लेते हैं भारत जहां अपना शस्त्र बेचता है और क्या क्या बेचता है, ये बात देख लेते हैं ना। देखो इंडिया जो है किसको किसको क्या क्या ये करता है, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। देखो बॉडी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट जो है इंडिया किसको, बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला कतर को, लेबनान को, इराक को, इक्वाडोर को, उरुग्वे को, जापान को, इजिप्ट को, इन सब को बारी बारी से तुम्हारा देश जो है भेज रहा सामान। ठीक है। स्लीपिंग बैग्स को, गुनिया को दुनिया की नहीं है, वो सिर्फ सोने में ध्यान रखा हुआ। स्लीपिंग बैग्स खरीद रहा मस्त एकदम दंदना के। फिर मोर्टल सेल कवर्स जो है वो इजराइल हमसे खरीदता है। ठीक है, एक बार जान लेना जरूरी है कि कौन कौन है जो हम लोग से क्या क्या खरीदता है। ठीक है। फिर हार्ड आर्मर प्लेट्स जो है वो नीदरलैंड एंड यूएस हमसे खरीदता है। ठीक है। फिर रबर पार्ट्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड हेलमेट विद एसेसरीज जो है ये सिंगापुर हमसे खरीदता है। डिटोनेटर ये है साउथ अफ्रीका से खरीदता है। नाइट विजन बाइनोक्यूलर्स ये सब हम लोग से थाईलैंड खरीदता है। ठीक है। इन सब इक्विपमेंट को आप जाके नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। फिर जो है 5.56 इंटू 45 mm बॉल MKN SS109 कार्टिडेज जो भी है, कार्टिडेज जो है ये ऑस्ट्रेलिया खरीदता है। प्रोटेक्टिव हेड गियर एंड हार्ड आर्मर प्लेट जो है ये अजरबैजान खरीद रहे हैं। अजरबैजान भी आ गए। ठीक है, भाईजान आ गए। ठीक है। फिर जो है देखो जर्मनी बहुत खरीद रहा है, जैसे बॉम्ब सप्रेशन और हेलमेट खरीद रहे हैं। ब्लैंकेट है ना, बॉम्ब सप्रेशन ब्लैंकेट एंड सॉफ्ट आर्मर पैनल ये सब जो है जर्मनी भी हम लोग से खरीद रहा है। ठीक है। तो ये कुल मिला के हम लोग ने बताया कि कौन क्या क्या हमसे खरीद रहा है। हाँ, एक ये बात भी है कि देखो कि जो भारत जो था, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया वाज अबाउट 2,000 करोड़ इन 2014। द मोदी वेर ईयर टेक, मतलब जब मोदी ने फिर जो कार्यालय संभाला तो एटलीस्ट 2 ईयर इट हैड गॉन अप 17,000 करोड़ से। सोचो 2,000 करोड़ का पहले हम लोग सामान बेचते थे, आज मोदी जी के बाद में हम लोग 17,000 करोड़ जो है उसका सामान बेच रहे हैं। कितना, मतलब सोचो 9%, दो में 18 होता है, 2 में 18, तो 9 गुना, ऑलमोस्ट 8.5 गुना, मतलब 8.5 गुना हम लोग ने अपना निर्यात को बढ़ाया है मोदी जी के आने के बाद, है ना। और इसमें ये भी लिखा है कि देखो इंडिया नाउ एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट टू 42 कंट्रीज। अब 40 लिखा था वहाँ 40-42 वही, मतलब इतना कम से कम कंट्रियों को हम लोग कम से कम अपने जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे रक्षा उत्पादन में क्या क्या व्याप्त चुनौतियां, अभिकलन और विकास क्षमताओं की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा प्रौद्योगिकी से संबद्ध डिजाइन अधिकारों एवं पेटेंट का अभाव है। डिजाइन अधिकार मतलब हम लोग डिजाइन अधिकार को लेके, जैसे मान लो कि जैसे ये बंदूक इस तरह से है ना, तो ये डिजाइन का पहले से ही कोई लिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, तो जो पहले से डिजाइन पेटेंट लोगों के पास है, हम लोग पेटेंट का अभाव है। कोई नहीं बेंच अलग तरह का बना दो, क्या दिक्कत है, किसी न किसी तरह तो बनाना ही। ठीक है। फिर निजी क्षेत्रकों की सीमित भागीदारी। अब निजी सेक्टर जो है ना, देखो निजी सेक्टर जो है ज्यादातर स्टील में लगे हुए हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं, ज़्यादा टैक्सियाँ बनाने में लगे हैं, बर्तन बनाने में लगे हुए हैं ना, तो इन सब चीज़ में लगे हुए हैं। तो डिफेंस वाले में देखोगे ना तो निजी सेक्टर नहीं जा रहा। अभी निजी सेक्टर थोड़ा सा इसमें कम भागीदारी दिखा रहा है, जो उपयुक्त आंकड़े भी परिलक्षित करते हैं। ठीक है। उद्योग, शिक्षा एवं रक्षा क्षेत्र के मध्य
संपर्क का अभाव है। ठीक है, किसके किसके मध्य? देखो, उद्योग के मध्य, शिक्षा क्षेत्र के मध्य और रक्षा क्षेत्र के मध्य, तीन के मध्य। उद्योग के यानी इंडस्ट्री के बीच में, एजुकेशन वाले जो उद्योग है उसके बीच में, और जो डिफेंस का है हम लोग का ना, इन तीनों के बीच में जो है ना आपस में मेल नहीं है। जिस दिन इनमें तालमेल बैठेगा, जैसे शिक्षा बढ़ेगी ना तो अनुसंधान बनेगा, अनुसंधान बढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन के आधुनिक उपकरण और हथियार जो है भारत को उपलब्ध कराएगी। ऐसा कुशल मतलब जो है होना चाहिए, जिसके कारण औद्योगिक क्षमताओं वे शैक्षणिक अनुसंधानों तथा रक्षा आवश्यकताओं के मध्य संबंध स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, रक्षा खरीद एक अत्यधिक विशिष्ट गतिविधि है जिसके माध्यम से विकास और उत्पादन के समय क्रम में पूर्व अनुमान की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत कठिन है। भारत का निर्यात बाजार अपने घरेलू उद्योग के आकार की तुलना में बहुत सीमित है। मतलब जितना निर्यात बाजार भारत करता है वो उसके घरेलू बाजार और जो घरेलू उद्योग आकार की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, उसको बढ़ाना चाहिए। प्रारूप नीति एंड ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में, ये तो क्या होता है ड्राफ्ट पॉलिसी? तो इस नीति की परिकल्पना आत्मनिर्भरता एवं निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित एवं महत्वपूर्ण बल प्रदान करके पूर्वोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में की गई। ठीक है, याद रखें। नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है, नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इस नीति के क्या लक्ष्य हैं? लक्ष्य है कि 2025 तक एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण दोनों, एक हवाई जहाज वाला मतलब एरोस्पेस हवाई जहाज वाला और रक्षा उपकरण डिफेंस वाला, दोनों को और सेवाओं के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अर्जित करना। मतलब सोचो 1,75,000 करोड़ का हम लोग को पैसा मतलब पूरा टर्नओवर होना चाहिए हम लोग का, इतना अर्जित करने का 2025 तक हम लोग ने सोचा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम आइडिया बनाया, इतना तो कम से कम होना चाहिए। श्रेष्ठ उत्पादों के साथ सैन्य बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एरोस्पेस वे नौसैनिक पोत निर्माण उद्योग सहित, देखो एक तो एरोस्पेस हवाई जहाज में करो भाई, जो एरोस्पेस है जो क्योंकि बाहर से हम लोग खरीद रहे हैं, कभी राफेल खरीद रहे हैं, कभी ताफेल खरीद रहे हैं, है ना। फिर साथ में नौसैनिक पोत निर्माण, ये भी जो है जो क्या मतलब हवाई जहाज जो बना रहे, जहाज भी बनाओ साथ में, है ना। संबंधी उद्योग एवं एक गतिमान, सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का विकास करना, है ना। प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग भी होना चाहिए, क्यों नहीं। मतलब डिफेंस सेक्टर में चाहे उड्डयन विभाग से हो, चाहे मतलब एरोस्पेस से हो, चाहे एरोस्पेस मतलब हवाई जहाज से भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं ये अंतरिक्ष से भी हो सकता है ना। ये सब से संबंधित होना चाहिए। और फिर जब पोर्ट से भी संबंधित होना चाहिए, जो नए हम लोग बना रहे हैं, हम जहाज बना रहे हैं, उनसे संबंधित भी उद्योग होना चाहिए। ठीक है, घरेलू डिजाइन व विकास के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करना, है ना। घरेलू डिजाइन करना और मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इससे मतलब, है ना। रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनाना। और हम जब मतलब कहने का मतलब है कि जब मतलब हम लोग ज़्यादा निर्यात करेंगे तो एक ना एक दिन देखना हम लोग भी ऊपर आएंगे। जो क्या नाम है, रक्षा प्रोडक्ट जो है डिफेंस प्रोडक्ट बेचने में हम लोग, हो सकता है हम लोग भी एक दिन पहली रैंक अर्जित कर लें, क्या पता। ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं। तो अगर हम लोग तरक्की करेंगे तभी तो हम लोग आगे जाएंगे। ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो मतलब ऐसा एक मैकेनिज्म, ऐसा एक थॉट, एक ऐसा एनवायरनमेंट निर्माण करो जो इस तरह का डेवलपमेंट कराए, समझा। इस तरह का जो कि क्या बोलते हैं कि ऐसा परिवेश निर्माण कराए, है ना। एक ऐसा परिवेश निर्माण कराए जिससे कि वह खोज हो, उससे जो है डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। जैसे इनोवेटिव थॉट आए माइंड में, है ना। और बौद्धिक संपदा का सर्वोच्च जो है उच्च उपयोग होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर नवोन्मेष को पुरस्कृत करता हो जो भारतीय बौद्धिक संपदा स्वामित्व की रचना करता हो और सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देता हो। क्या बात है, क्या लाइन लिखा है, मतलब दिल खुश कर दिया। नीति में घोषित प्रमुख दिशा निर्देश क्या है, क्या दिशा निर्देश है इस नीति के अंतर्गत। खरीद सुधार, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, मतलब वो जो है वो अब ऐसा बोल दिया कि भाई जो हम बाहर से कम ही खरीदेंगे, अब ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई अपने देश के अंदर ही बनाएं।
परियोजना प्रबंध इकाई। परियोजना प्रबंध इकाई का मतलब हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जी का PMU, ठीक है, इसको बोलते हैं। अधिग्रहण प्रक्रिया का समर्थन और अनुबंधों के प्रबंधन को सुविधा प्रदान करना। जो अनुबंध मतलब जो हम लोग अनुबंध किए हैं उससे उसको सुविधा प्रदान करना। एक, ठीक है, एक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ, एक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ होना चाहिए। एक टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट सेल होना चाहिए। देखो, प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना मतलब जो हम लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ना वो कहाँ तक कारगर है, ठीक है, इससे संबंधित एक सेल होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। इस सेल के द्वारा सभी प्रमुख प्रणालियों या प्लेटफॉर्मों के लिए प्रौद्योगिक तत्परता स्तरों यानी टेक्नोलॉजिकल जो है टेक्नोलॉजिकल क्या लिखा है, रेडीनेस लेवल का आंकलन किया जाएगा ना। MSME स्टार्टअप्स को सहयोग। देखो इसमें क्या होगा ना कि आयत प्रतिस्थापन हेतु हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो MSME है ना, MSME को हम लोग को सपोर्ट करना होगा। MSME का सपोर्ट हम लोग को प्राप्त करना होगा या उनको सहयोग करके हम लोग को स्टार्टअप्स को सहयोग करना होगा, है ना। स्टार्टअप्स का सहयोग होगा तो क्या होगा कि नए नए इनोवेटिव माइंड्स आएंगे, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, ये सब आएंगे तो रक्षा के क्षेत्र में, तो वो तभी हम लोग को जो है नए शस्त्र बना पाएंगे और जो मानव बौद्धिक संपदा का संपूर्ण उपयोग कर पाएंगे, है ना, उस पर स्वामित्व कर पाएंगे, ठीक है। उद्योगों का विकास समर्थन प्रदान करने के लिए उद्योगों से आंतरिक रूप से एक स्वदेशी पोर्टल की स्थापना करना चाहिए। रक्षा विभाग, उत्पादन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में रक्षा निवेश प्रकोष्ठ यानी डिफेंस इन्वेस्टर सेल, थोड़ा सा सेल समस्याओं को हल करने के लिए MSME निवेशकों व विक्रेताओं को प्रारंभिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। निवेश को बढ़ावा देने और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करना, है ना। एरो इंजन कॉम्प्लेक्स के विकास, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल, क्या लिखा, ओवरहोल तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं सामग्री, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल जैसे कुछ निर्दिष्ट खंडों एवं तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब इन सब पे जो है पर्टिकुलरली जो है क्या हम लोग को निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर जगह निवेश ही इम्पोर्टेंट चीज है, निवेश के बिना कोई मतलब नहीं है, समझे, ठीक है। चलो अब हम लोग को और क्या करना चाहिए, देखो नवोन्मेष अनुसंधान का विकास, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जैसे DRDO हो गया ना, DRDO के सेनाओं के साथ विचार विमर्श करके तथा अन्य वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अवस्थापनाओं के साथ मिलकर चयनित क्षेत्रों में मिशनों की स्थापना करना और अत्याधुनिक जिसका उद्देश्य क्या होता है, अत्याधुनिक और उपयोगी प्रणालियां या प्लेटफॉर्मों या सामग्रियों को विकसित करना, ठीक है, ठीक है। अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, DPSU, DPSU और आयुध फैक्ट्रियों में सुधार करना, ठीक है। आयुध फैक्ट्रियों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके उत्पादन में सुधार करने के लिए निगमित यानी कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। कॉर्पोरेट होता है निगम जो है, कॉर्पोरेटाइजेशन वही बोल रहा है, उसको कुछ नहीं, ठीक है। DPSU एक समाकलन यानी इंटीग्रेटर तंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक बहुस्तरीय घरेलू आपूर्ति श्रृंखला सृजित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे तथा उद्योग 4.0 की ओर बढ़ने और प्रोत्साहित किया जाएगा। DPSU के विनिवेश का प्रयास किया जाएगा। विनिवेश लिखा ना भाई, हाँ, DPSU के विनिवेश का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना, अब देखो ये जो है ये हम लोग ध्यान रखना, गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना रक्षा संगठनों की वर्तमान परीक्षण अवसंरचना एवं निजी उद्योगों के उपयोग के लिए समान प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जो है गुणवत्ता का पर आश्वासन होना चाहिए, मतलब कोई भी तुम्हारा चीज खरीदे तो तुमको उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बेहतर चीज है ना, और उसका परीक्षण करने के लिए तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है ना, तो वो चीज होना चाहिए। फिर रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डट्टीस,
टीस, ठीक है, के माध्यम से परीक्षण अवसंरचना का सृजन करना। भाई जो भी तुम्हारा जो चीज़ तुम बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका फिर टेस्टिंग भी तो होना चाहिए। बिना टेस्टिंग हुए क्या पता चलेगा कि भाई वो चीज़ सही है कि नहीं है, उसको लोग कौन खरीदेगा। पता चला खरीदने के बाद एक जैसे चाइना जैसे तुम कहीं बोल दोगे क्या नाम है कि चाइना जैसे गलत वैक्सीन बेच रहा है, उसका मान लो हो सकता है उसने परीक्षण अच्छे से नहीं किया हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, तो बहरहाल फिर वो तुम्हारा क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गलत प्रभाव डालता है ना। इसके लिए उद्योगों का साझा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब देखो निर्यात प्रोत्साहन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या थॉट होना चाहिए। रणनीतिक विचारों के अधीन रहते हुए सरकारों के मध्य होने वाले समझौतों व लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग के माध्यम से ही देश में ही विनिर्मित रक्षा उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है, देश के अंदर ही हम लोग को उत्पाद बनानी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है। फिर जो है उद्योगों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समन्वित कार्यवाही तथा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन कोस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स की स्थापना की जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर सेल बनाओ, एक मतलब एक क्या ना कोर्स होना चाहिए जिसके पर या एक निकाय होना चाहिए जिसमें हम लोग ये बात कर सकें कि जो डिफेंस जो है कि प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग आगे सेल करेंगे, कैसे उसका निर्यात बढ़ाएंगे। उसका निर्यात को हम लोग जो एक पर्टिकुलर राशि लिए हैं 1,75,000 करोड़ इतना निर्यात करना है हम लोग को, तो इतना निर्यात कैसे प्राप्त करेंगे ना, इतना जो है कैसे बेचेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर निकाय होना चाहिए, उस निकाय जो है उस पर केंद्रित होना चाहिए इसी विषय पर पर्टिकुलर, ठीक है। और निर्दिष्ट मित्र देशों में चुनिंदा रक्षा उपकरणों मंदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ओपन जनरल एक्सपर्ट लाइसेंस ओगल व्यवस्था का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो निर्दिष्ट मित्र देश जो है उसमें चुनिंदा रक्षा उपकरणों या मंदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस ठीक है, ये देना चाहिए कि भाई इनको एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया गया है ताकि जो है पर्टिकुलर जो है सामान जो है बेच सको तुम। फिर जो है गवर्नेंस में क्या है कि रक्षा उत्पादन विभाग के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करना चाहिए और का मुख्य विभाग हो। जो रक्षा उत्पादन विभाग है ये विभिन्न घटकों के समन्वय स्थापित करने का इसको मेन विभाग इसी को बनाना चाहिए। देश में एरोस्पेस व नौसेना पोत विनिर्माण उद्योग सहित रक्षा उद्योग के संबंध में संस्थागत डेटा संग्रह तंत्र भी होना चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि डेटा कलेक्शन करे और उसको सुदृढ़ किया जा सके ताकि हम लोग उसको आगे उसको और बेटर बनाया जा सकता है। तो ये डिफेंस जो है उसको पॉलिसी को लेके कुल मिला के बातें हुई अभी जो कुछ पिछले आधे घंटे से, तो उसमें हम बताएं तो एक रिकेप तो तुम ले सकते हो। रिकेप में हम अब हम रिकेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिकेप में एक बार रिकेप जो है उसमें ये बताएगा कि क्या हुआ था ना। इसमें ये बताया कि भाई जो नॉवेमेनिश जो है नियो इसमें बता रहा है कि जो है इनोवेटिव माइंड्स और इंडिजिनस पे जो है देश काम कर रहा है। स्वावलंबन जो है एक कुछ बनाया है इन्होंने, पोर्टल जो है वो है एक सर्जन पोर्टल है जो हमारा देश पे है, देश का ही है, मतलब जो है डिफेंस विभाग का डिपार्टमेंट का है। और ये बताता है कि भाई देश में कितनी जो है चीज़ें आने वाले में वो उसे स्वदेशीकरण करेंगे, है ना। और अभी 3,000 के आसपास विशिष्ट वस्तुएं इस पोर्टल के माध्यम से है, ठीक है। फिर सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि देखो अभी हम सिंपल एक बात बताते हैं कि इंडिया जो है पहले 2019 तक जो है ना कि कम से कम जो है आधा नहीं बोल सकते, सेकेंड रैंक जो था एक्सपोर्ट में इसका सेकेंड रैंक था और इम्पोर्ट में इसका जो है इम्पोर्ट में सेकेंड रैंक था, इम्पोर्ट में सेकेंड रैंक था, एक्सपोर्ट में इसका 23 रैंक था, 23वां रैंक। फिर जो है और इंडिया में सबसे ज़्यादा उसको बेचता था ये 58%, रशिया 15%, इजराइल और 12% हम लोग को सामान यानी जो शस्त्र बेचता था वो यूएस। तो इस तरह से ये पूरा इसका बताया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग समझना होगा। और इसको कैसे हम लोग बढ़ाएंगे ये देश की नीतियों पर डिपेंड करता है। उसके लिए अलग निकाय बनाना होगा, है ना, नीति निर्माण करना होगा, हम लोग को अनुसंधान करने होंगे, है ना, विकास करना होगा, उस चीज़ों का अवसंरचनाओं का निर्माण करना होगा, टेस्टिंग करना होगा, डिजाइन करना होगा, नवोन्मेष को बढ़ाना होगा, है ना। और इसको शिक्षा लेने होंगे जो भी वैज्ञानिक है उनसे क्या ना कि संबंध करना होगा। फिर जो MSME है उसका सपोर्ट लेना होगा, उसको भी अच्छा सपोर्ट देना होगा, है ना। और जो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी होगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो इस नीति में काम आएंगे। इसके तहत हमारा जो है
डिफेंस प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बेच पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।